हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8। हमने लास्ट टाइम पहली वीडियो में, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। थोड़ा बेसिक आइडिया लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, कैसे उसको हम प्रोड्यूस कर रहे थे, कैसे रेडियो एंटीना वर्क कर रहा था, ये सब चीज़ें हमने देखा था। इसके सिवाय हमने ये भी देखा था कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, और कुछ प्रीवियस ईयर के जो पिछले साल आए हुए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से एक दो उसको देखा था हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है कोई ऐसे चार्ज पार्टिकल से जो ऑसिलेट कर रहा है, कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है मतलब वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आगे पीछे मूव कर रहा है। अब वो मोशन कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, या ऑन द एक्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अलाउंग अगर वो मोशन कर रहा है ना, एक स्पेसिफाइड लेंथ पे, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे, अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। वही चार्ज पार्टिकल अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है वही चार्ज पार्टिकल, तो क्या करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और अगेन वही चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं विथ सम एक्सेलरेशन, लेट्स से कोई एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो क्या करेगा, वो एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो अगेन वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा एंड सो ऑन। तो इसी वजह से क्या मिलेगा हमको, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तब हमको मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में? जब चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है सो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सो क्या होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। देखो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में भी, क्लास 11 में भी। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज करिए। अब हम बोल रहे हैं कहीं भी वेलोसिटी चेंज करेगी तो वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट तो रहेगी नहीं। जहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रही है वहाँ कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। जैसे लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल की समझते हैं। देखो जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जैसे लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो ये देखो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, मगर हम बात करें कि इसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी इसमें एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो इसकी है वेरिएबल है। इसकी वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल क्योंकि इसमें कुछ एक्सेलरेशन है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, सम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू सकती है, वो एक्सेलरेशन है। अब देखो लेट्स से हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और लेट्स से इसकी बाउंड्री फिक्स कर दी हमने, क्योंकि ऑसिलेशन मतलब क्या होता है कि कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक वो मूव करे, उसके आगे नहीं जा सकता। ऑसिलेशन क्या होगा, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, अभी आगे जा रहे हैं, अब देखो यहाँ पे इसको रुक के वापस आना है। ठीक है, यहाँ पे वापस आना है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। जैसे यहाँ से जा रहे हैं, देखो वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर यहाँ पे जाके एकदम कम हो जाएगी, फिर अगेन वापस आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे स्पीड आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगी वेलोसिटी, फिर अगेन बढ़ेगी, कम होगी, एंड सो ऑन चलते रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है यानी डी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है यानी एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे देखो ये जब चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो क्या बनाएगा, एक वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, और उस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसे क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएम वेव। अभी हमने ये सब चीज़ें पढ़ा था, फैराडेज लॉ, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपको इसके बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो लास्ट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बताया आपको कैसे ये एक्जैक्टली वर्क करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बेसिक आइडिया, यानी हमको कौन बना के देता है, सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं। तो लिखते हैं एन ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम ईएम वेव भी बोलते हैं। ठीक है, एन ईएम वेव। अगर हम देखें ऑसिलेटरी या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड which in return produces electric field and so on। और इसी तरह ये काम चलता रहता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे एंड ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कौन प्रोड्यूस करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है। वो ऑसिलेशन कैसा भी होता है, वो वाइब्रेटरी ऑसिलेशन होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल एक ही जगह पे खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहा हो, ठीक है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑसिलेट कर रहा हो, है ना, कोई अपने चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके वापस आ रहा हूँ, ठीक है, जंप करके वापस आ रहा हूँ, तो उसमें भी क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। तो कहीं पे भी ऑसिलेशन हो किसी भी चार्ज पार्टिकल का, एंड दैट चार्ज पार्टिकल में भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है तो क्या बनाता है, बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम जो है ये क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए अगर हम बात करें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या नेचर होता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है। तो देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, हम आपको बुक का जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो कर रहे हैं अभी ड्राइंग के लिए, मतलब डायग्राम के लिए। तो देखो लेट्स से हमने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगी। ठीक है, सो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो हम लोग की जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो कहाँ होगी, जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी ईएम वेव की वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अभी इक्वेशन कहाँ से आई, ये आपने वेव चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11 में, वेव चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें इक्वेशन थी ना, तो जनरल इक्वेशन है किसी भी वेव के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। तो ये ई नॉट क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस पॉइंट पे। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वाई एक्सिस में, इस पॉइंट पे। तो हो जाएगा बी नॉट, ठीक है। तो ई नॉट बी नॉट, ओमेगा टी बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ठीक है, फेज बताता है, ओमेगा टी बताता है फेज, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी होता है टाइम कि वेव की कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये इसको बताएगा, ठीक है। ओमेगा टी प्लस के बताता है फेज, इसमें ओमेगा टी बताता है डिस्प्लेसमेंट की वेव कितना आगे जा रही है, ठीक है, ठीक। इसके बाद फिर हम लिख सकते हैं जहाँ पे के जो होता है, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। तो फॉर्मूला है जनरल, के जनरल फॉर्मूला है वेव का, हमने पढ़ा है क्लास 11 में, कुछ नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आगे कि डायरेक्शन क्या होगी वेव की, अगर हम बात करें डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो देखो ये बहुत इजी मतलब टॉपिक है, कोई इतना डिटेल में टॉपिक है नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझने के लिए, मतलब एक छोटे छोटे टॉपिक से ही। अगर इसमें हम पहले डिस्कस करें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं। अब ये क्यों करता है, ये हमने पहले वीडियो में बताया था और अभी थोड़ा बहुत क्लैरिफाई कर दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो प्रोड्यूस करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो इन टर्न क्रिएट करता है एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन, ठीक है। इसके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to magnetic field and both are perpendicular to velocity or direction of wave। देखो यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या, देखो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अगर हम देखो ये देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाई एक्सिस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जेड एक्सिस है जिसमें क्या है, देखो ऐसे, ये जेड एक्सिस है जिसमें क्या है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ईएम वेव जो है वो ऐसे मूव कर रहा है डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे अगर नोटिस करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा देखो वेलोसिटी। सो देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो अगर हम बनाएं ये दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक अगर ऐसे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे इसको अगर ऐसे देखें तो वेलोसिटी और
ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी दोनों भी परपेंडिकुलर है। और इसको हम ऐसे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेव, और वो दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं अगेन किसकी तरफ, वेलोसिटी के साथ। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि ईएम वेव का क्या नेचर होता है, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस इक्वेशन से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इस इक्वेशन से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये नेचर, जनरल नेचर की बात हो रही है। अब सिर्फ बात करें डायरेक्शन की कि अगर किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी निकालना होगा, तो हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसको आप देखो, अगर इसको मैं से दिखाते हैं कि डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की होती है ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी अगर आप निकाल लें, कैलकुलेट कर लें ई क्रॉस बी, तो आपको मिल जाएगा क्या, इस वेव की डायरेक्शन, मतलब वेक्टर लॉ के हिसाब से वेक्टर लॉ अप्लाई करके निकालना चाहे निकाल सकते हैं। भाई जनरल जो रूल होता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल। अगर आपको निकालना है, जैसे देखो यहाँ पे ये, अगर हमको किसी भी वेव की डायरेक्शन निकालनी है तो हमें क्या करना है, उंगली को कर्ल करना है, तो अपनी उंगली को कर्ल करना है, राइट हैंड की उंगली को कर्ल करना है। ठीक है, ठीक है, राइट हैंड की उंगली को कर्ल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्लिंग फिंगर है उसको कहाँ से करना है, कर्ल करना है, उसको करना है पहले उसको रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, देन उसको कर्ल करना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ, और जो थंब हमको डायरेक्शन देगा किसकी, वेलोसिटी की, जो समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये एक्स एक्सिस है ऊपर की तरफ, इस वाले फील्ड को बना, देखो ये एक्स एक्सिस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ, जेड एक्सिस बाहर की तरफ, इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, लेट्स से हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। देखो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ उंगली जाना है, कर्ल करना है, मोड़ना है किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ठीक है, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल के देखो कहाँ जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन की है। अगर यही चीज़ अगर हमको बोले, लेट्स से कोई ऐसी वेव है जिसमें मतलब डायरेक्शन बताना है, वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी किस तरफ है, फिर डायरेक्शन बताना है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से जाके हमको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम लेंगे हाथ, और कर्ल किया किस तरफ, उंगली मोड़ा किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। देखो कहाँ आ रहे हैं, बाहर की तरफ। ये मतलब वेलोसिटी जो होगी वेव की वो इधर होगी। अगर इसी को उल्टा करते, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, इधर मैग्नेटिक फील्ड रख दी, अब बोले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाना है हाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। देखो इस तरफ मोड़े तो उंगली कहाँ जा रहे हैं, अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठा जा रहा है अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। तो ये हमको बताता है डायरेक्शन। जनरल हम राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये था सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। क्या नेचर होता है, इसमें तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और डायरेक्शन निकालना है किसी भी वेव की तो हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल। एक और मेथड है ये आपका ई क्रॉस बी, जो वेक्टर लगा के निकालते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपका था सोर्सेस ऑफ नेचर। इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसमें कुछ जनरल फॉर्मूला है, छोटे जनरल टर्म है। पहला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको वेलोसिटी निकालनी है तो एक जनरल फॉर्मूला है, कभी डायरेक्टली 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा उस वेव की, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। तो उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी v किसी का होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है पहला। देखो आपको याद होगा, एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था वेलोसिटी सिलेक्टर का, वेलोसिटी सिलेक्टर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 4 में, याद होगा आपको। उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हमको, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अगर हमको एक चार्ज पार्टिकल को पास कराना होता है, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड, तो अब हमने फॉर्मूला कहा था मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दोनों बराबर होती है तो सेम जो हमारी वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी पे वो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगा। वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे वेलोसिटी के लिए। देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q V क्रॉस B, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू E। ठीक है, यहाँ Q से Q कट जाएगा, V क्रॉस B इज इक्वल्स टू E, यहाँ से हमको वेलोसिटी दे देगा, इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में E बाय B। यहाँ से वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है E बाय B। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी की वैल्यू दी है, अगर हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, अगर मीडियम की परमिटिविटी या परमिबिलिटी देता है, इसके फॉर्मूला होता है 1/√μ∈, ठीक है। ये होता है वेलोसिटी निकालने का, अगर मीडियम की परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको हम बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसके बाद से अगला टॉपिक जो है वो है छोटे छोटे टर्म से जो कभी तब पूछ लेता है। अब ये सब चीज़ें तो पढ़े हुए पहले से, कोई नई चीज़ नहीं आपके लिए, ठीक है, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर नहीं रहे। इसलिए जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन EM वेव। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? सर एनर्जी डेंसिटी को हम बता सकते हैं कि देखो हमारे पास कोई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये है ना, ये EM वेव है, तो ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी कर सकती है अपने एक छोटे से वॉल्यूम में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी कैरी कर सकती है, तो उसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है सोलर या तो थर्मल एनर्जी से, यानी सोलर एनर्जी होती है या तो विंड एनर्जी, उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कैरी कर सकती है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एन EM वेव पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका हम फॉर्मूला जो होता है एनर्जी डेंसिटी का, U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या तो हाफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। दोनों ही फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो छोटा छोटा बेसिक टर्म का नोट करना चाहिए, कर सकते हैं, फॉर्मूला है, कभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन एक एक नंबर का। इसके बाद जो अगला टॉपिक है उससे 2 साल क्वेश्चन आए हैं, पिछले 10 साल में 2 बार क्वेश्चन इसी से आए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी से पिछले 2 साल क्वेश्चन आए। अगर हम 10 साल का ले लें एक एवरेज, उसमें 2 या 3 बार क्वेश्चन आए हैं, 2 या 3 साल क्वेश्चन आए हैं, 2017, 2012 और एक और साल शायद से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे टेबल पर कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजंट नीड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो जो सन से निकलने वाली रेज है, ठीक है, वो विजिबल लाइट होती है और यूवी रेज होती है, और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो देखो सन से लेके अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर होता है कुछ, ठीक है, अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर होता है, मगर जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है जो सन और अर्थ के बीच में, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे कोई मीडियम भी नहीं है, वैक्यूम है वहाँ पे ये वेव चल के आ रही है इजीली वहाँ से यहाँ तक। यानी इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए, पहला ये है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ट्रांसवर्स वेव हम उसको बोलते हैं जिसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, ऑसिलेशन का डायरेक्शन है किसी भी पार्टिकल का, है ना, जो एम्पलीट्यूड है उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों अलग अलग, यानी वेव जिस तरफ चल रही है वो क्या है? एकदम परपेंडिकुलर है, मतलब अलग है किससे? जो कि आपका एम्पलीट्यूड है या प्रोपोगेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चल रही है? ऊपर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे मूव कर रही है, ऐसे, यानी अगर हम बात करें वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, और चल कैसे रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक्स एक्सिस में। तो देखो यहाँ पे अलग हो जाएगा। सिमिलरली जेड एक्सिस में देखो यहाँ पे मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और कहाँ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? स्टिल आगे। देखो ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती है। कोई ऐसी वेव जो ट्रांसवर्स नहीं होती है, साउंड वेव में क्या होता है? देखो जैसे अगर आप बोलते हैं, ये जैसे लेट से आपका माउथ है, इसे अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो जब बोलते हैं क्या होता है? एक प्रेशर लगता है पार्टिकल से, ये पार्टिकल से, है ना, पार्टिकल से एयर में। जब इससे जब आप
बोलते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है। जैसे पार्टिकल देखो ऐसे ऐसे मूव करते हैं ना, पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, देखो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं ना, और पार्टिकल मूव भी ऐसे ही कर रहे हैं, और डायरेक्शन भी इनकी कैसी है, दोनों डायरेक्शन देखो सेम है, पार्टिकल मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं और ऐसे ऑसिलेट भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका मोशन क्या है, सेम है, तो ये नॉन ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसमें आपकी डायरेक्शन क्या हो, वेलोसिटी यानी वेव की डायरेक्शन जो है और आपका इसी डायरेक्शन अलग हो। तीसरा तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकती हैं, ठीक है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनके अंदर ये नेचर होता है कि ये किसी मीडियम से जा रही है, ये किसी ऑब्स्टेकल से जा रही है, तो इस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। हाँ, अब मैग्नीट्यूड जो प्रेशर का होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसको हम फील नहीं कर पाते, ठीक है, मगर वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव मोमेंटम एंड एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही होगा, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम और एनर्जी दोनों होता है। मतलब कभी तो क्वेश्चन भी आया, इवन शायद से 2018 में ऐसा क्वेश्चन भी आया इसके बेस कि क्या बोलते हैं, क्या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम और एनर्जी होता है, मोमेंटम और एनर्जी होता है, तो यस, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही होगा। प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक एंड, ये टोटल एनर्जी कर लो, टोटल एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव। यानी जो अगर हम बोलें क्वेश्चन ऐसे आए कि जैसे मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हम बोलें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है। सो इसका आंसर ये है कि टोटल एनर्जी जो भी इस वेव की टोटल एनर्जी होगी उसको वो इक्वली बटी होगी, वो इक्वली डिवाइडेड होगी अमंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के पास क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, न किसी के पास ज़्यादा न किसी के पास कम, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो छठा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट डिफ्लेक्ट इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वो जा रही है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, जैसे ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज इधर बहुत ज़्यादा, इधर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है, और लेट्स से हमारे पास एक और है आगे कहीं चुंबक है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, सॉरी ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर से जा रही है तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है, तो ये जाएगी इसके अंदर से, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, यानी इसके कोई फोर्स लगेगी, मगर इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट डिफ्लेक्ट इन एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या तो किसी मैग्नेटिक फील्ड से जब जाएगी तो उस पर कोई भी तरीके का फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएं जैसे कि आपको 2017 में से क्वेश्चन आया हुआ है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आपको इससे क्वेश्चन की बात करें कब कब आया है, 2010, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितने साल क्वेश्चन आए तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब देखो जो इस टॉपिक को छोड़े चला जाएगा ना, क्या ही बोलिए, ठीक है,
तो खुद ही एज्यूम कर लो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो छोड़ जाने का सवाल नहीं उठता। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 साल आया है आउट ऑफ 10 साल, पिछले 10 साल में ये लगभग करीब करीब 10 12 टॉपिक आया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? द सिस्टमैटिक sequential distribution of electromagnetic wave in ascending or descending order is called electromagnetic spectrum. The distribution is not sharp, it is based on the type it's produced through or the method of detection. तो देखो समझा रहे हैं, तो लंबा डेफिनेशन है, समझाते हैं क्या होता है। तो देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कोई एक वेव नहीं है, ये काफ़ी कैटेगराइज फॉर्म में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अगर इसको मतलब अगर ऑर्डर में सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसको हम रीजनरेट करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें, लिखें इसको किसी भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, यानी कि सीक्वेंस के फॉर्म में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें अगर, तो ये बोला है द सिस्टमैटिक सिक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी अगर हम एक सिस्टम के फॉलो करते हुए यानी एक सीक्वेंस में इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें किस ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखो अभी जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे, अगर वेवलेंथ के ऑर्डर में हम करें, अगर हम वेवलेंथ के ऑर्डर में करें तो देखो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की, ठीक है। सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की, फिर आता है इसके बाद माइक्रोवेव, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल लाइट, फिर से आता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है। उसके बाद से आता है एक्स रे, एंड लास्ट में आता है गामा रे, गामा रेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है रेडियो की, यानी दिखने में ऐसी कुछ होती है। माइक्रोवेव की थोड़ी सी इससे कम होती है, ठीक है। जैसे विजिबल लाइट की थोड़ी और कम होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट की थोड़ी और कम होती है, एक्सरे की और कम होती है, गामा रेस की और ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ देखो, इस वेव की एक साइकिल में कितनी लेंथ है, इतनी बड़ी, इसकी थोड़ी सी और कम हो गई, इसकी थोड़ी सी और कम हो गई, थोड़ी सी और कम, मतलब इस ऑर्डर में अगर हम रखें तो ये क्या है, क्या ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है? यहाँ पे हम इसको सही ऑर्डर में प्लेस करें, हाँ। अगर हम वेवलेंथ की टर्म में देखें तो इसको हमने क्या किस ऑर्डर में प्लेस किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमने सेट किया है। तो इसी पैटर्न को जो हम बनाते हैं इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें देखो ये पूरा पूरा जो टॉपिक है इसमें खाली ये डेफिनेशन नहीं, इसमें रेडियो वेव की यूजेस क्या क्या है, रेडियो वेव को डिटेक्ट कैसे करते हैं, प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसका वेवलेंथ कितना होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसी तरह सारी जितनी बची हुई जितनी भी वेव्स हैं सबका जो ये पैटर्न है कि इसका यूजेस क्या है, इनका प्रोडक्शन का टाइप कैसे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं या इनको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंबाइनली बनाती है इस टॉपिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये टॉपिक छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा क्या ठीक ठाक टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो अगर इसको हम एक सीक्वेंस में पढ़ें तो आपको याद भी हो जाएगा सारी चीज़ें और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं, यानी इसका मतलब ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट शार्प, यानी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, इसे हमने बोला वेवलेंथ जो है इसकी 10⁻9 से लेकर 10⁻11 मीटर तक होगी, उसके बाद फिर उसकी अगली वाले की 10⁻11 से लेकर 10⁻12, ऐसा नहीं होता। यानी जो इसके बीच में जो गैप है ना वो जरूरी नहीं कि सेम हो, ये गैप क्या होते हैं, वैरी करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट शार्प। यानी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम इसको वेवलेंथ के ऑर्डर में सेट कर रहे हैं, तो किसी का वेवलेंथ क्रॉस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे इसका 1 से लेकर 2 तक है तो अगले वाले का 2 से लेकर 3 तक भी होगा, उसे अगले 3 से लेकर 4, ऐसा नहीं है। किसी का अगर 1 से लेकर 5 तक है तो अगले वाले का 4 से लेकर 6 तक भी हो सकता है, मतलब मैच कर सकता है किसी किसी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम शार्प नहीं है ना, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप इट प्रोड्यूस थ्रू, किस मेथड को हमने फॉलो किया इसको प्रोड्यूस करने के लिए या किस मेथड को हमने फॉलो किया इसको डिटेक्ट करने के लिए, उस मेथड के हिसाब से हम इसका वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी वगैरह डिसाइड करते हैं। ये शार्प नहीं है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ही होगा, ठीक है। बाकी जो होता है वो हमें आपको लिखवा देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और कैसे शॉर्ट तरीके से याद करने वो बताते हैं, ठीक है। तो चाहे तो इतना नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली वेव है हमारी रेडियो वेव, पहली वेव है रेडियो वेव, ठीक है,
रेडियो वेव की बात करें पहले तो जैसे बताया आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए उसके बारे में। तो देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो जिस टॉपिक से जैसे क्वेश्चन पूछता है, अब वो बहुत हम लिखेंगे समरी में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा। तो उसको याद करने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उसको एक कुछ मतलब ग्रुप्स बना लेते हैं, उसी के ऑर्डर में इसको हम याद करेंगे, तो याद रखने में आसानी होगी और बाकी ऐसे भी दिक्कत कुछ होगी नहीं, ठीक है। तो पहला है इसका वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ कितना होता है? इसका वेवलेंथ जनरली होता है 0.1 मीटर से बड़ा, यानी इस वेव का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? जनरली 0.1 मीटर से बड़ा। फ्रीक्वेंसी की बात करें, वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 10⁴ से लेकर 10⁹ हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। तीसरा, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? मेथड ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन मेथड, कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं? इसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक मेटल सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे मूव करता है, तो यहाँ पे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ही एक्सीलरेट करता है ना, तो इसी वजह से क्या बनी थी? रेडियो वेव। याद होगा, लास्ट वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग में ये बताया था, ठीक है। नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पहला पार्ट, तो उसमें बताया था कि कैसे जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, एक पोजीशन में किसी भी मेटल बॉडी में, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, वो कौन सी होती है? रेडियो वेव, ठीक है। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, मगर जनरली जो निकलती है वो कौन सी होती है? रेडियो वेव, ठीक है। बाकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगला वाला जो है मेथड, कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्टेड बाय, इसको डिटेक्ट करते हैं यूजिंग एंटीना, एरियल एंटीना। जो एरियल एंटीना होता है, ठीक है, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, घर के ऊपर एंटीना नहीं लगा होता, पुराने जमाने में देखा होगा, घर के ऊपर लोहा से लगा के रॉड बांध के एंटीना बनाते हैं, तो ये मेटल एंटीना है, उससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एंटीना है, ठीक है, ठीक है, एंटीना है, यहाँ से कोई रेडियो वेव आ रही है, ठीक है, तो इसमें जाएगी, इसमें जो पार्टिकल्स है उसको ऑसिलेट करेगी, और उस ऑसिलेशन को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कितना देर से ऑसिलेशन हो रहा है, तो हम जो वेव की एनर्जी इन्फॉर्मेशन जो इस वेव में है उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है? पहला, इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड। जो एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड होती है, जैसे सैटेलाइट वगैरह, जिसमें क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी आती है, मतलब एस्ट्रोनॉट्स वाला जो देखे होंगे ना, नासा वगैरह, या तो आपका इसरो है, ये सब जो वेव्स यूज करते हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो क्या है? रेडियो वेव है। दूसरा क्या बोलते हैं? टीवी और आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, यानी अगर हमको यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे मान लो आपका रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन के ऊपर ये टावर लगा है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा, जिससे यहाँ से रेडियो निकलेगी, ठीक है, रेडियो को यहाँ पे रेडिएट करेंगे, ठीक है। ये मान लो ये आपका एंटीना है घर के ऊपर, यहाँ से क्या है? टीवी है, तो यहाँ से टीवी में आपकी सिग्नल चल जाएगा। तो ये जो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हैं, कहाँ से? रेडियो स्टेशन से लेके आपके घर तक, है ना, रेडियो स्टेशन टू होम, तो कैसे पहुँचा रहे? यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ये वेव यूज होती है कहाँ? आपके एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो कम्युनिकेशन करते हैं, या जो हम लोग के यहाँ पे जितने भी स्पेस स्टेशन होते हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? रेडियो वेव। और टीवी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी इसी का यूज होता है, ठीक है। सो दूसरी है माइक्रोवेव, ठीक। इस ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे तो ऐसे याद करने में ज्यादा आसान रहेगा, तो वही सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं। पहला है वेवलेंथ। कितनी होती है वेवलेंथ? इसकी होती है 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक इसी वेवलेंथ लाई करती है। देखो वेवलेंथ इसकी ज्यादा बड़ी है, 0.1 मीटर से बड़ी होती है, इसकी 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है, यानी इससे छोटी होती है, ठीक है। तो हम इसी ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले सबसे बड़ी वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ, उससे बाद उससे कम वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये होती है 10⁹ से लेके 10⁻11 हर्ट्ज तक, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10⁻9 से लेके 10⁻11 हर्ट्ज तक। इसके बाद फिर आती है बात प्रोडक्शन, कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो प्रोड्यूस इन मैग्नेट्रॉन वॉल्व, ठीक है। जैसे आपका
माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है, आपके माइक्रोवेव ओवन वगैरह में, तो वहाँ पे इसके अंदर मैग्नेट्रॉन वॉल्व लगे होते हैं। अब देखो ये क्या होता है एक्चुअली में, इसमें एक थोड़ा सा ऐसे पाइप होती है जिसमें एक्चुअली में ऐसा मोशन मिलता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन देखो जब आते हैं नीचे पाइप के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू, तो ऐसे मूव करते करते आते हैं इलेक्ट्रॉन, मूव करते हुए। जब हम ऐसा मोशन प्रोवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव करते हुए आता है, ठीक है, और उसके आसपास में अगर हम चार्जेस प्लेस कर दें, प्लस क्यू चार्जेस, ठीक है, ऐसा गोल टाइप का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा बाहर और ऐसे घूमते घूमते अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। अगर हम ऊपर से देखें, देखो ऊपर से कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते आ रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ पे चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, जब निकलेगा बाहर इससे, और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज खींचेगा इसको अपनी तरफ, फोर्स लगाएगा। फोर्स की जैसे क्या आएगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी फोर्स लगने से। यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल, तो क्या देगा हमको, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट्रॉन वॉल्व में। मैग्नेट्रॉन वॉल्व कैसे होते हैं, ऐसे गोल गोल से होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे मूव कराते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और घूमते 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 आया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, कैसा, सर्कुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है। इसी बात से बात करते हैं, कौन डिटेक्ट करता है, डिटेक्टेड बाय पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, ठीक है, इसको डिटेक्ट करते हैं हम पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में, ठीक है, तो इसको हम डिटेक्ट करते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में। इसका अगला वाला जो है, अगला है यूजेस, यूज कहाँ कहाँ होता है, तो पहला होता है इन रडार, रडार सिस्टम में होता है, और अगला है माइक्रोवेव, ऑब्वियसली माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है फॉर कुकिंग पर्पस, माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब डायोड वाला कहानी जो है, ये सेमीकंडक्टर होता है, डायोड एक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, मतलब सेमीकंडक्टर का यूज करके हम डिवाइस बनाते हैं, इसको हम डायोड बोलते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, अभी इतना डिटेल में जाएंगे नहीं इसके। मगर बात करें इसके यूजेस, रडार सिस्टम को पता हुआ, सबमरीन वगैरह जो होती थी, तो उसके नीचे क्या होता है, रडार सिस्टम लगा होता है। जैसे मान लो समुद्र के नीचे कितनी गहराई है नापना है, तो रडार से क्या निकलती थी, माइक्रोवेव निकलती है और निकल के वापस से आती है, ठीक है। यहाँ से क्या है, हमको पता है वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से हमको अगर पता चल गया कि रडार अभी निकला है, जो हमने रडार सिस्टम से माइक्रोवेव निकाली है, माइक्रोवेव निकली है समय मान लो 10 सेकंड बाद वापस आई, टकरा के नीचे टकराएगी, वापस आएगी 10 सेकंड बाद आई। तो यहाँ से हम निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम डिवाइड में इंटू में आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी को पता है, वेव की टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि समुद्र कितना गहरा है, या आसमान में जो एयरप्लेन वगैरह है उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये है हमारी पहले 2 तरीके की वेव। तो अगली टाइप की वेव है हमारी थर्ड टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हम बोलेंगे इंफ्रारेड वेव। ये होती है इंफ्रारेड वेव। इसकी वेवलेंथ की बात करें तो ये होता है 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर। अब देखो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि अब ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला कितना होता है, ठीक है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 3 × 10 की पावर 11 टू 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक, ठीक है, 3 × 10 की पावर 11 से लेकर 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय इट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से प्रोड्यूस होती है। इवन आपको पता है जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो इंसानी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंफ्रारेड एज वेल एज रेडियो वेव। हमारी जो हमें बॉडी से इंफ्रारेड वेव्स निकलती है, ठीक है, इसलिए इसको हम ना थर्मोपाइल के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, थर्मोपाइल का हेल्प से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि थर्मोपाइल होता क्या है, ठीक है, थर्मोपाइल एक्चुअली में एक पतली सी लेयर होती है जो इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकती है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं नाइट विजन कैमरा में। नाइट विजन कैमरा में, जो अक्सर नाइट विजन कैमरा होता है ना, आर्मी वालों के पास होता है, और जो अंडरमाइन वर्कर होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, थर्मोपाइल होता है। तो हल्की सी भी कहीं से हीट निकलती है तो इसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई आदमी खड़ा है, अंधेरा है, उसके अंदर से क्या निकल रही है, इंफ्रारेड वेव। हमारी बॉडी बता सकते हैं ना, हमारी बॉडी कैपेबल है इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करने की, इवन रेडियो वेव भी प्रोड्यूस कर सकती है हमारी बॉडी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, एटम ही से तो बनी है, इवन सारी दुनिया एटम से बनी है। तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से हीट रिलीज करती है, और जो भी हीट रिलीज करता है, मतलब जो भी इंसान की बॉडी, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें से इंफ्रारेड वेव्स निकल रही है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं फॉर
नाइट विजन कैमरा, अच्छा सॉरी, इंफ्रारेड वेव्स का नहीं, थर्मोपाइल का यूज है। थर्मोपाइल जो है उसको यूज करते हैं हम नाइट विजन कैमरा में। इंफ्रारेड वेव्स का कहाँ यूज होता है? इसका यूज होता है इन डिटेक्टिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह या तो जो लैब में यूज होता है ना रेस डिटेक्ट करने के लिए कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड रेस का यूज़ करते हैं। दूसरा, इन डायग्नोस्टिक मस्कुलर प्रॉब्लम, जो आपकी मसल्स प्रॉब्लम होती है, आपको पता है इंफ्रारेड वेव जो होती है, इंफ्रारेड वेव जो होती है, ये क्या होता है? ये हीट से बनती है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? हीट एनर्जी होती है, इसके अंदर हीट एनर्जी होती है। और अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो आपको मस्कुलर पेन है, अगर आपके मसल्स में पेन है, तो अक्सर देखोगे घर पे जब भी मसल पेन होती है या कुछ होता है तो गर्म पट्टी लगा देते हैं, है ना, या तो उससे बांध देते हैं ताकि हीट बनी रहे। तो हम क्या करते हैं? वही हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट प्रोवाइड करना है अगर हमको अपनी बॉडी में या मसल्स में जहाँ पे हमको स्ट्रेन वगैरह हो गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इंफ्रारेड वेव का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? हीट एनर्जी। तो जो हमको हीट चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर देगा? इंफ्रारेड। तो इसका यूज कहाँ होता है? डायग्नोस्टिक करने के लिए, किसको? मस्कुलर प्रॉब्लम में, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसको हम डिटेक्ट करते हैं थर्मोपाइल, जो नाइट विजन कैमरा में यूज होता है, ठीक है। इसी बात जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगली है, विजिबल लाइट है। इसी बात जो है अगली वो है विजिबल लाइट, ठीक है। अगली जो है वो है विजिबल लाइट, चौथी है विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट कौन होती है? जब हमको दिखती है, जिसको हम देख सकते हैं। क्या हम इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कभी देखना चाहोगे तो देख लेना, जो टीवी है, टीवी का रिमोट जो होता है उसके आगे, जैसे टीवी का रिमोट अगर आप आगे से देखेंगे ऐसे, ठीक है, अगर ये ऐसा है टीवी का रिमोट तो इसको हम आगे से देखेंगे, तो आगे से ऐसा देखेंगे ना, बल्ब लगा होता है इसके, है ना, वो क्या देता है? वो इंफ्रारेड रेज निकालता है, ठीक है। तो कभी देखो उसमें से जलाओ तो बल्ब अक्सर जलता नहीं है, और जो जलता है ना बल्ब, वो एक्चुअली में पता कैसे जलता है? वो उसमें लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी ताकि वो दिखे जलते हुए। और ज़्यादातर जो हम लोग के आगे जो एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, देखो कभी जलता नहीं। क्यों? वो जलता है एक्चुअली में, उसके अंदर से वेव निकलती है, मगर हमको नहीं दिखती, क्योंकि वेव वेव कौन सी होती है? इंफ्रारेड वेव्स। इवन रेडियो वेव जो निकलती है, जैसे आपके घर के पास से रेडियो वेव जा रही होगी, जो एंटीना आते रहते हैं, सिग्नल भेजते रहती है, मगर वो आपको दिखती नहीं है। एंड सिमिलरली एक्स रेज वगैरह कोई नहीं दिखती, हमको सिर्फ और सिर्फ कौन दिखती है? विजिबल लाइट, जो कि होती है 7 कलर का मिक्सचर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही जो लाइट्स हैं जो हमको दिखती है। उसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होता है? सबसे छोटा होता है वॉयलेट का, होता है 400 नैनोमीटर, और सबसे बड़ा होता है रेड का 700 नैनोमीटर। तो इसलिए जो हमारी ये लाइट है ना, ये प्योर लाइट, ये क्या होती है? ये मिक्सचर होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है किसका? मतलब यही सब मिलकर बनाती है वाइट लाइट बनाती है, ठीक है, यही सब मिलकर बनाती है वाइट लाइट बनाती है। और सिर्फ यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जिसको हम देख सकते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये होती है 4 × 10 की पावर 14 टू 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक। इसी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होती है? 4 × 10 की पावर 14 से लेके 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब आप खुद देख लो कितनी ज़्यादा। अगर हमने स्टार्ट किया था 0.1 मीटर से, ठीक है, और अभी यहाँ पे सिर्फ कितना है? 400 से लेके 700 नैनोमीटर, सिर्फ इतने छोटे से रीजन में, इतना छोटा सा रीजन, इसी में विजिबल लाइट होती है। यानी जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमको जो दिखती है विजिबल लाइट, उसका जो रेंज है वो काफ़ी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो उसका छोटा सा पार्ट जो है, उसका छोटा सा पार्ट जो है, उसमें हम उसी को सिर्फ देखने के कैपेबल होते हैं, ठीक है। इसी बात इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर या फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर प्रोड्यूस विजिबल लाइट। जो लाइट हमको दिखती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है एक्चुअली में? कैसे प्रोड्यूस होती है? तो देखो जैसे एटम है, ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? एक शेल में इलेक्ट्रॉन है। मान लो इसको हमने एनर्जी दिया, जब इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दिया, ठीक है, वो एनर्जी कैसी भी हो सकती है? वो फोटो एनर्जी हो सकती है, लाइट के थ्रू दे सकते हैं उसको, थर्मल एनर्जी हो सकती है, हम हीट दे के कर सकते हैं, या तो और भी किस तरह की एनर्जी हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी या वगैरह जो भी एनर्जी हो। जब हम उसको एनर्जी देंगे तो जब उसको एनर्जी मिलेगी तो क्या करेगा? एक्साइट होगा और हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, ठीक है।
देन वापस जब वो अब नॉर्मल स्टेट पे आता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है। वही रेडिएशन जो होती है वो कौन सी होती है, विजिबल लाइट। अगर आपको एग्जांपल देखना है, जब आप लोहे को गर्म करते हो तो लोहे को क्या करते हो आप, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, है ना। जब हीट प्रोवाइड करते हो तो देखो लोहा क्या होता है, वो जलने लगता है तो लाल कलर का हो जाता है। यानी जब पहले स्टार्टिंग में लोहा ऐसे होता है, बाद में वो लाइट इमिट करने लगता है। कौन सी, रेड लाइट, है ना। कौन सी लाइट इमिट करता है, रेड लाइट, ठीक है, जो हमको विजिबल होती है। तो ये क्या है, जब भी हम एटम को कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करने लगे, मूव करने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है विजिबल लाइट, ठीक है। अगला पॉइंट है डिटेक्ट। इसको हम डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्टेड बाय इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हम विजिबल लाइट को पहली बात तो अपनी आँख से कर सकते हैं, द आइज, ठीक है। और फोटो सेल्स होते हैं। फोटो सेल्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स के पास होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को लेता है, प्लांट सोलर एनर्जी को लेता है और वो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, फोटो सेल होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह होता है। तो क्या करता है, वो सोलर एनर्जी को लेता है और से क्या करता है, अपना खाना बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लांट्स के जो सेल्स हैं उसके पास फोटो सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको यूजेस कहाँ कहाँ होता है, फिर यूजेस, उसको हम यूज कर सकते हैं इन सीइंग, देखने में कौन हेल्प करता है हमको, विजिबल लाइट। अगला इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो जैसे आपका टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, उसमें कौन सी लाइट, विजिबल लाइट यूज करते हैं हम। उसमें लाइट आती है, ऑब्जेक्ट पर टकराती है, फिर हमारी आंखों में जाती है और हमको दिखती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्चुअली में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें यूज हो रहा है विजिबल लाइट, ठीक है। तो नोट करना चाहिए, कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगली टाइप्स ऑफ वेव्स है, पांचवी, वो है हमारा कौन सी होगी, रेडियो वेव हो गई, और उसके बाद फिर माइक्रोवेव हो गई, इंफ्रारेड हो गई, विजिबल लाइट हो गई, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। देखो अगर आपको याद होगा, सो सबसे बड़ी लाइट रेड है, सबसे छोटी वायलेट होती है। रेड से पहले आती है इंफ्रारेड, वायलेट के बाद आती है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो अल्ट्रा मतलब छोटी, वायलेट से जो छोटी होती है, तो इसकी वेवलेंथ वायलेट से छोटी होगी। वायलेट कितनी होती थी, 400 नैनोमीटर, तो इसकी होगी 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। फ्रिक्वेंसी जो होती है इसकी होती है 8 × 10⁻14 से लेके 8 × 10⁻16, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो इट इज प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। किसी भी एटम में जो मूवमेंट था ना लास्ट टाइम, जैसे विजिबल लाइट बन रही थी, कहाँ हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा था, मतलब ग्राउंड स्टेट से जा रहा था हायर स्टेट में, एक ऑर्बिट से जा रहा था दूसरे ऑर्बिट में, फिर वापसी में आते टाइम वो एनर्जी रिलीज करता था। यहाँ भी वही चीज़ होती है, बस यहाँ पे क्या है कि इनर शेल जो सबसे अंदर, यानी एस ब्लॉक एस शेल होता है, यानी जो सबसे क्लोजेस्ट शेल होता है, वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाए, है ना, और वापस आए, तो क्या करेगा, वो इंफ्रारेड रेज रिलीज करता है। यानी यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बस कौन से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन का। जब इनर शेल करते हैं तुमको मिलता है अल्ट्रा वायलेट, जब आउटर शेल करते हैं तुमको मिलता है विजिबल लाइट। डायरेक्ट वही सेम चीज, फोटो सेल्स या तो फोटोग्राफिक फिल्म। अगर आपको याद होगा तो पुराने जमाने में जैसे आते थे ना, वो नेगेटिव बोलते थे उसको, जो पिक्चर खींचने के लिए जो कैमरा आता था पुराने जमाने में, उसमें रील लगती थी ब्लैक कलर की, तो उसी को हम बोलते थे फोटोग्राफिक फिल्म। तो वहाँ पे एक्चुअली में जो लाइट यूज होती थी वो होती थी अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। वहाँ पे जो लाइट हम लोग यूज करते थे उस फिल्म में हम लोग यूज करते थे लाइट, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। इसका यूजेस क्या क्या है, तो इसका यूजेस पहला है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूजेस होता है, ये जंप मारने में यूज करता है, इट हेल्प्स इन किलिंग जम्प्स। तो जो हम जनरली जैसे मिनरल्स वगैरह या तो जंप अगर हमको कहीं से हटाना होता है तो वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज मार देते हैं, तो जिससे क्या होता है, जंप जो होता है उस एरिया से चला जाता है। जैसे हमको किसी एरिया में जाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रा वायलेट रेस को अगर हम किसी बॉडी में मार देंगे तो फिर जंप से वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अल्ट्रा वायलेट रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब होती है, खतरनाक होती है, ठीक है। तो ये कैपेबल होती है किसी भी जंप को मारने में। इवन पता है अगर हम लोग भी एक्सपोज हो जाते हैं, अगर हम लोग भी ज़्यादा यूवी रेस में, जो हमारे ओजोन होता है अर्थ के बाहर, वो क्या करते हैं, वो यूवी रेस को फिल्टर कर देता है, वो यूवी रेस को बाहर रख देता है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितनी भी होती है 100% के आसपास बाहर रहता है, कुछ परसेंटेज आ जाता है, बट मैक्सिमम क्या होता है वो बाहर रह जाता है। जिस वजह से हमारे बॉडी में सन रेज जो लगती है उसमें यूवी रेज नहीं होती,
अगर यूवी रेज होती है हमारी बॉडी में लगती तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो इवन स्किन कैंसर तक कर सकती है, तो इसलिए वो बहुत खतरनाक होती है। इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं जंप मारने में, इन किलिंग जंप्स। इसका एक और यूज होता है इन ट्रिगुलर अलार्म, यानी जब कहीं हम देखे होंगे जैसे चोर वगैरह आ जाता है तो अलार्म लगते हैं, जैसे उसमें क्या होता है रेज वगैरह निकलती है। कौन सी रेज निकलती है, यूवी रेज निकलती है, जिसमें अगर कोई स्टेप कर देता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है और उसमें क्या होता है वो अलार्म बज जाता है, ट्रिगर कर जाता है। तो जो ट्रिगर करता है ना अलार्म वैसे टाइप का अलार्म, उसको हम बोलते हैं ट्रिगुलर अलार्म। तो उसको बनाने में भी किसका यूज होता है, अल्ट्रावायलेट वेव्स का। ठीक है, इसके बाद जो अगली रेज है सिक्स वाली, वो है एक्स रेज, वो है अगली है एक्स रेज। तो एक्स रे की पहले बात करते हैं वेवलेंथ की। तो इसका वेवलेंथ होता है, इसका 1 नैनोमीटर तक था, उसका होता है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक। इसका होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 1 × 10⁻16 तक था इसका, तो 1 × 10⁻16 टू लेके 3 × 10⁻21 हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी यहाँ तक होती है। ठीक है, प्रोड्यूस कौन करता है इसको, तो ये प्रोड्यूस होती है एक्स रे ट्यूब्स में। एक्स रे ट्यूब्स होती है जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो जो एक्स रे मशीन आती है बड़ी बड़ी, उसमें क्या होता है एक्स रे ट्यूब्स लगी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, इनर्शियल शेल की इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है एक्स रे। क्योंकि यहाँ पे वही सेम चीज़ थी, यहाँ पे भी कौन कर रहा था, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कैसे प्रोड्यूस होती है, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से यहाँ पे भी एक्स रे भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके बाद डिटेक्ट कौन करता है इसको, तो वही फोटोग्राफिक फिल्म में इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूजेस क्या क्या होता है इसका, पहला इन मेडिकल डायग्नोस्टिक, मेडिकल डायग्नोसिस होती है जो, मेडिकल डायग्नोसिस होती है जो जैसे एक्सरे वगैरह जो हम करते हैं ना, वो क्या करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं इसको, एक्सरे करने के लिए बॉडी में हड्डी कहीं टूट गई कि नहीं हो गई, और कुछ कहीं कुछ फॉल्ट्स है, या तो इसको हम एयरपोर्ट में भी करते हैं, इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम। तो सिक्योरिटी सिस्टम में भी इसका यूज होता है, जरूरी नहीं एयरपोर्ट की हो, किसी भी रेलवे वगैरह जहाँ पे भी अगर हम सिक्योरिटी करते हैं, बैग वगैरह को स्कैन करते हैं, किसी में कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं है या इसमें कोई इलीगल आइटम तो नहीं है, तो चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सरे। इसके बाद जो अगली है, फिर जो लास्ट है 7 नंबर पे, वो है गामा रेस, गामा रेस। ठीक है, लास्ट है, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ इसकी होती है लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 5 × 10⁻18 से लेके 5 × 10⁻22 हर्ट्ज। अब जिसके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे इसकी खत्म हो रही 21 पे, तो इसको 21 के बाद शुरू होना चाहिए था। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे कोई जो फ्रीक्वेंसी वगैरह या वेवलेंथ एकदम शार्प नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट होगी कि जितने पे यहाँ खत्म होगी उतने पे अगली वाली शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वही चीज़ हमने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, वही वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम। तो जैसे रेडियो एक्टिव एटम होते हैं, यूरेनियम है, फ्रांसियम वगैरह है, ठीक है, तो जब वो रिएक्शन करते हैं फर्दर, ओके, अगर तो टूटते हैं ना, फर्दर स्प्लिट होते हैं डिफरेंट पार्ट में, तो उनके अंदर से क्या होता है, जैसे ये एटम है, ये यूरेनियम का एटम है, यूरेनियम फ्रांसियम, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एटम है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एटम है। ठीक है, तो इससे जब ये टूटेगा डिफरेंट में एटम्स में फर्दर, है ना, इसके वजह से डीके होगा फर्दर। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर से हर बार क्या निकलेगी, इसके अंदर से निकलेगी रेडिएशन, और रेडिएशन कौन सी होती है, गामा रेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गामा रेस। गामा रेस सुना है कहीं, गामा रेस कैसे सुना होगा, अगर मूवीज देखते हो तो याद आ गया गामा रेस कहाँ होता है, मूवी में गामा रेस में सुना है। ठीक है, तो प्रोफेसर है जो गामा रेस, ठीक है, याद करना, अगर पता है तो कमेंट में बताना। सो इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्टेड बाय, तो इसको डिटेक्ट करते हैं आयनाइजेशन चेंबर में, आयनाइजेशन चेंबर में। और लास्ट इसका यूज क्या है, इसका यूज है इन ट्रीटमेंट ऑफ
कैंसर सेल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना, और ट्यूमर वगैरह। वहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स हमारे ट्यूमर सेल्स हैं या जो कैंसर सेल्स हैं, तो क्या होता है वो फर्दर डिवाइड करते हैं ना, और वो क्या होंगे फर्दर और ज़्यादा मतलब ट्यूमर सेल्स बनाएंगे या तो कैंसर सेल्स बनाएंगे। तो उसको क्या करते हैं, जब इस पर हम रेज डालेंगे तो वो सेल्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, अच्छी वेव्स नहीं है, ठीक है, इससे काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं हमको, ठीक है, तो हार्मफुल होता है। तो यहाँ से जब रेडिएशन निकलेगी सेल्स को खराब खराब मतलब जो खराब सेल है उसको खत्म कर देगी तो वहाँ पे सेल्स ही नहीं रहेगा, तो डिवाइड नहीं करेगा। तो इस मेथड को फॉलो करके हम ट्यूमर वगैरह को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, यूज यूज टू किल पैथोजेंस एक्सेट्रा। तो जितने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे क्या बोलते हैं फूड में यूज होते हैं, तो फूड को जो साफ करने के लिए हम ऊपर से रेडिएशन मारते हैं ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस वगैरह हैं तो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो यही था आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बोली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, ठीक है। सो बस आज को इतने रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।